सुनिए। एक गरीब गांव की सीधी सादी लड़की की शादी हो गई इलाके की सबसे बड़ी हवेली में। सब सोचते थे उसकी किस्मत चमक गई, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद वो ही लड़की आधी रात को हवेली की छत पर खड़ी है, कूदने को तैयार। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में वो राज था जो किसी को भी पागल कर सकता था। पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में जो ट्विस्ट आएगा वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इमोशनल, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां लगातार मिलती रहें। एक छोटे से गांव कुंडलपुर में रहती थी मधु। नाम ही उसके स्वभाव जैसा था, मीठी, शांत और बिना किसी दाग के। कुंडलपुर गांव बिहार के कोने में बसा था, जहां सड़कें धूल से भरी रहती थीं। बिजली सिर्फ 2 घंटे आती थी और गैस सिलेंडर तो अमीरों का सपना था। मधु के पिता रामू काका सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। सुबह 4 बजे उठकर बैलों को जोतते, खेतों में पानी भरते और शाम को थक हार कर घर लौटते। मधु बचपन से ही उनके साथ जुड़ी रहती। वो मिट्टी में खेलती, बैलों के साथ खेतों में घूमती, गोबर के उपले बनाती, चूल्हे पर रोटियां सेकती और जुगाड़ से हर मुश्किल काम निपटाती। स्कूल की किताबें तो उसके पास थीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी। गांव की लड़कियां उसे देखकर कहती, मधु, तू तो गांव की लक्ष्मी है। लेकिन मधु कभी शिकायत नहीं करती। वो चुपचाप मुस्कुराती और काम करती रहती। रात को जब बिजली चली जाती तो लालटेन की रोशनी में वो अपनी मां की पुरानी साड़ी से अपनी गुड़िया सिलती और सपने देखती। एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी, कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी में राजकुमार नहीं, ठाकुरों की हवेली आई। मधु की उम्र जब 21 साल हुई तो गांव में खबर फैल गई, ठाकुर विजय सिंह की हवेली से रिश्ता आया है। ठाकुर साहब पूरे इलाके के सबसे बड़े सरपंच थे। उनकी हवेली का नाम था राजवाड़ा। 3 मंजिला लाल बलुआ पत्थर की इमारत, जिसमें 40 कमरे थे, संगमरमर का फर्श, क्रिस्टल के झूमर, पुरानी तस्वीरें दीवारों पर और इतनी बड़ी रसोई कि पूरा कुंडलपुर का परिवार उसमें समा सकता था। उनके बेटे अर्जुन दिल्ली में इंजीनियरिंग पढ़कर लौटे थे। गांव वाले कहते थे, मधु की किस्मत खुल गई, अब वो राजकुमारी बन जाएगी। शादी के दिन पूरा गांव सजा था। मधु को लाल पीले कपड़ों में सजाया गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में डर भी। जब दुल्हन बनकर वो राजवाड़ा पहुंची तो उसके पैर थरथरा गए। हवेली का मुख्य द्वार इतना बड़ा था कि एक हाथी आराम से अंदर जा सकता था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। नौकर चाकर हर तरफ खड़े थे, सिर झुकाए। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वहां का सन्नाटा। हंसी बहुत कम, आदेश बहुत ज्यादा। उसकी सास कमलनी देवी ने पहली मुलाकात में ही साफ साफ कह दिया, बहू, यहां तुम्हें बहू बनकर नहीं, ठाकुराइन बनकर रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी हुई तो तू सीधे अपने गांव वापस चली जाएगी। याद रखना, हमारी इज्जत बहुत बड़ी है। मधु ने सिर झुकाकर हामी भरी। शुरुआती महीने बेहद मुश्किल थे। उसे नौकर चाकरों के सामने चुप रहना पड़ता, महंगे सिल्क के कपड़ों में सजना पड़ता। अर्जुन के शहर के दोस्तों के सामने परफेक्ट वाइफ का रोल निभाना पड़ता। खाना बनाते वक्त भी उसे पुरानी आदत से लकड़ी का चूल्हा जलाने की इच्छा होती, लेकिन कमलनी देवी देखती तो तुरंत डांट पड़ती, यहां इंडक्शन और गैस है, फिर भी तू गांव वाली तरह गोबर का चूल्हा जलाएगी। मधु चुपचाप सब सह लेती। लेकिन अर्जुन अच्छा था। वो शहर से लौटकर मधु को बहुत प्यार करता। रात को दोनों छत पर बैठकर पुरानी यादें सुनाते। अर्जुन कहता, मधु, तू मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर चीज है। ये हवेली सिर्फ पत्थर की है, तेरा दिल सोने का है। मधु धीरे धीरे हवेली को अपना समझने लगी। वो सोचती, शायद अब उसकी किस्मत सचमुच चमक गई है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्जुन को दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। वो 3 महीने के लिए गया। उसी दौरान कमलनी देवी की असली रंगत सामने आने लगी।
वो मधु को हर छोटी छोटी बात पर अपमानित करने लगी। तुम्हारे जैसे गांव की लड़की को यहां शोभा नहीं देता, तू तो बस बोझ है। एक दिन रसोई में मधु ने पुराना तरीका अपनाते हुए लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेंकी। कमलनी देवी ने देखा तो पूरा थाल नीचे पटक दिया। यहां गैस है, इंडक्शन है, फिर भी तू गोबर की तरह चूल्हा जलाएगी? मधु ने हिम्मत करके नौकरानी लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी डरते हुए बोली, बहू जी, वो कमरा मत खोलना। वहां ठाकुर साहब की पहली पत्नी सावित्री देवी रहती थी। 20 साल पहले उनकी अचानक मौत हो गई थी। ठाकुर साहब ने कहा था कि वो बीमार थी, लेकिन गांव में अफवाहें थीं कि कुछ और ही हुआ था। मधु की रातों की नींद उड़ गई। अगली रात उसने चाबी ढूंढ ली। दिल धड़कते हुए वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। कमरे का ताला खुद ब खुद खुला हुआ था, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा गया। कमरे में पुरानी अलमारी, एक बड़ा शीशा जो धूल से भरा था और एक पुराना पलंग था। दीवार पर सावित्री देवी की बड़ी तस्वीर लगी थी। बेहद खूबसूरत औरत, लेकिन आंखों में अनकही दर्द भरी कहानी। मधु ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना। आज विजय सिंह ने मुझे धमकाया। वो कहते हैं कि मैं उनके रास्ते की रुकावट हूं। दूसरे पन्ने पर, मैं गर्भवती हूं, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा वारिस हो। कमलिनी मेरे खाने में रोज जहर मिलाती है। मैं कमजोर हो रही हूं। पन्ने पलकते गए। सावित्री ने लिखा था, आज रात मुझे फिर चक्कर आए। कमलिनी मुस्कुराती हुई आई थी। वो कहती है, तुम्हारी मौत से पहले मैं ठाकुराइन बन जाऊंगी। आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। सिर्फ एक लाइन, मेरा बदला कोई लेगा, जरूर लेगा। मधु डायरी लेकर नीचे आई ही थी कि कमलिनी देवी सीढ़ियों पर खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं। तुमने वो कमरा खोला? मधु डर गई, लेकिन झूठ बोल दिया। नहीं माँ जी, मैं तो बस घूम रही थी। उस रात से मधु की जिंदगी नर्क बन गई। कमलिनी देवी उसे हर जगह घेरने लगी। खाने में दवा मिलाने लगी, जिससे मधु को बार बार चक्कर आने लगते। ठाकुर साहब भी अब पहले जैसे प्यार नहीं करते थे। एक दिन मधु ने छिपकर देखा कि ठाकुर साहब रात को तीसरी मंजिल पर जाते हैं और अंदर से रोने की आवाज आती है। मधु ने फैसला किया, वो सच्चाई जानकर रहेगी। उसने अर्जुन को फोन पर सब कुछ बताया। अर्जुन हंसकर टाल गया। मधु, तुम्हें सपने आ रहे हैं। हवेली पुरानी है, आवाजें पुरानी लकड़ी से आती हैं। लेकिन मधु जानती थी, यह सपना नहीं, हकीकत है। फिर एक रात भयानक घटना हुई। मधु सो रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके गले पर ठंडे हाथ फेर रहा है। आंख खोली तो कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर के पास सावित्री की डायरी खुली पड़ी थी और उसमें नया पन्ना लिखा हुआ था, मधु, बच जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। मधु चौंक गई। वो गर्भवती थी और अभी किसी को नहीं बताया था। अगले दिन उसने गुपचुप डॉक्टर से टेस्ट कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। लेकिन जब वो घर लौटी तो कमलिनी देवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सब पता है बहू, अब तू भी वही रास्ता चुनेगी जो सावित्री ने चुना था। मधु का दिल डर से धड़क उठा। उसने सोचा भाग जाना चाहिए, लेकिन कहां? उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसी रात अर्जुन वापस लौटा। मधु ने रोते हुए उसे सब कुछ दिखाया, डायरी, तस्वीरें, टेस्ट रिपोर्ट। अर्जुन पहले तो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन जब मधु उसे तीसरी मंजिल पर ले गई तो वहां कमलिनी देवी पहले से खड़ी थीं। अर्जुन बेटा, यह औरत झूठ बोल रही है, वो पागल हो गई है। अर्जुन ने दोनों को शांत रहने को कहा। उसने डायरी पढ़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सीधे ठाकुर साहब के पास गया और पूछा, पापा, सावित्री मां की मौत कैसे हुई थी? ठाकुर साहब चुप रहे। फिर अर्जुन ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब हवेली पहुंची
तो कमलिनी देवी हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है सबूत मिलेंगे? लेकिन मधु के पास सबूत थे। उसने महीनों से चुपचाप अपने मोबाइल से हर धमकी, हर अपमान रिकॉर्ड किया था। कमलिनी देवी की आवाजें, खाने में दवा मिलाने की बातें, ठाकुर साहब की पुरानी चर्चाएं। पुलिस ने पूरी हवेली की तलाशी ली। तीसरी मंजिल के कमरे के ठीक नीचे एक पुरानी कब्र मिली। सावित्री की हड्डियां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के मजबूत सबूत मिले। ठाकुर विजय सिंह और कमलिनी देवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन ने मधु को गले लगाया और कहा, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे घर में इतना जहर भरा है। माफ कर दो मधु, मैंने तुम्हें इतना अकेला छोड़ दिया। मधु रो पड़ी। अर्जुन, मैं इस हवेली में एक पल भी नहीं रहना चाहती। अर्जुन ने हवेली बेच दी। मिले पैसे से उन्होंने कुंडलपुर में एक बड़ा स्कूल बनवाया। दोनों ने वहीं एक छोटा सा सुंदर घर बनाया। मधु ने बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आदित्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल बाद एक रात मधु को फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। बिस्तर के पास सावित्री खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं मधु, तुमने मेरा बदला ले लिया। मधु ने आंखें बंद की। जब खोली तो कोई नहीं था। मधु आज भी कुंडलपुर में रहती है। वो स्कूल चलाती है, गांव की लड़कियों को पढ़ाती है और कहती है, जिंदगी चाहे कितनी भी बड़ी हवेली दे दे, असली घर वो होता है जहां दिल को शांति मिले। अर्जुन अब खेती करता है। दोनों मिलकर गांव को बदल रहे हैं। और हां, राजवाड़ा हवेली आज भी खाली पड़ी है। लोग कहते हैं रात को वहां अभी भी रोने की आवाज आती है। लेकिन अब वो रोना नहीं, राहत की सांस है। कहानी पूरी हुई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, आपकी जिंदगी में भी कोई राज है जो आपको डराता है? और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें।